हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक से भारतीय संविधान को। दोस्तों, आज हम संविधान का पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं, जिसमें संवैधानिक विकास एवं विशेषताएं, भारतीय संविधान के स्रोत, संघ एवं राज्य, अनुच्छेद, अनुसूचियां, प्रस्तावना, नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं, उन सभी को हम कवर करेंगे। दोस्तों, ये बुक आरआरबी यानी कि रेलवे के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये बुक आपके 2021, 22, 23 में जो भी आने वाले समय में एग्जाम होंगे, जैसे कि ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी जेई, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, एएलपी स्टेज 1, स्टेज 2 के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। ये सामान्य अध्ययन की बुक यूथ कंपटीशन टाइम्स की है, जिसमें 3100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को दिया गया है और सारे ही प्रश्न दोस्तों पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और याद रखिएगा, वर्ष 2019 तक की विभिन्न ऑनलाइन परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी 307 प्रश्न इसमें ऑल सेट यानी कि सारे ही सेट इसमें लिए गए हैं। तो ये बुक आपके लिए आने वाले समय में रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। साथ ही साथ जब एनटीपीसी मेंस का एग्जाम होगा, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगी। तो आज हम इसको कवर करने वाले हैं, इसका भारतीय संविधान। दोस्तों, इससे पहले हम प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और विश्व इतिहास को पढ़ चुके हैं। तो आप चाहें तो उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि भारतीय संविधान को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, संविधान सभा के इनमें से अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। यानी कि आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। देखिए दोस्तों, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और जहाँ तक जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है, मैं वो आपको सभी कवर कराऊंगा, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ये क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएं। तो देखिए, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 को किया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, जबकि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि यह कई संविधानों का मिश्रण है। ये कथन आपका सत्य है, ठीक है ना? यह कई संविधानों का मिश्रण है, यह कथन सत्य है। देखते हैं और इम्पोर्टेंट यहाँ से फैक्ट को। देखिए, भारतीय संविधान कई संविधानों का मिश्रण है। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्दांश से लिए गए हैं या फिर उनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन के साथ लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि 26 नवंबर। 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती से किया गया। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, अभी हमने बहुत अच्छे से इसके फैक्ट को और इम्पोर्टेंट डिटेल पढ़ी है, तो आप लगा सकते हैं इसका आंसर। सही आंसर है 26 नवंबर यानी कि ऑप्शन सी। 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है। किस दिन को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था? राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 यानी कि ऑप्शन डी। देखिए दोस्तों, 26 नवंबर 1949 की डेट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जितने भी फैक्ट बनते हैं आप उनको ध्यान से सुनिएगा।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान को अपनाने की तिथि दी गई है, जिसमें कहा गया है कि इस संविधान सभा में आज की तारीख यानी कि 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो सही आंसर है भारतीय संविधान को। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान को भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है। देखिए, भारत का सर्वोच्च कानून भारतीय संविधान को माना जाता है। यह भारत का सर्वोच्च विधान है जो विधानसभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 26/1/1950। ये बात कर रहा है लागू होने की। नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए है, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ और कारण है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको सही विकल्प चुनना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, सत्य है, तथा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, सत्य है, परंतु कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। देखिए, मसौदा समिति का मतलब है ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है, भारतीय संविधान की मसौदा समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान को बनाने में कुल समय, देखिए याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा भारतीय संविधान को बनाने में। इसका कुछ भाग 26 नवंबर 1950 ईस्वी को लागू किया गया था, जबकि पूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा को किस प्लान के तहत 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है दोस्तों, कैबिनेट मिशन प्लान, ना कि ये मिशनरी था, मिनिस्ट्री था, ना मिनिस्टर्स था, ये था कैबिनेट मिशन प्लान। भारतीय संविधान को कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। देखते हैं इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन को। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश्य से कैबिनेट मंत्रियों की 3 सदस्यीय समिति, जिसके सदस्यों के नाम याद रखिएगा, सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिंग और लॉरेंस और A.B. अलेक्जेंडर, जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान दिल्ली पहुंचा। मिशन ने भारत में तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान सभा के गठन एवं संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत की, जिसे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया था? तो सही आंसर है M.N. राय। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी, M.N. राय जी ने भारत के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार दिया था। देखिए, भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के निर्माण का विचार M.N. राय ने दिया था। M.N. राय को भारतीय साम्यवाद का पिता कहा जाता है। याद रखिएगा इस लाइन को, भारतीय साम्यवाद का पिता किसे कहते हैं? M.N. राय को। M.N. राय मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माता थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है दोस्तों, इन्होंने भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। देखिए, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। डेट याद रखिएगा, पहली बैठक है ये 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन ए, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।
देखिए, प्रारूप समिति संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। इसका गठन, इसकी डेट याद रखिएगा, प्रारूप समिति के एग्जाम में पूछ लेता है, 29 अगस्त 1947 को हुआ था। 29 अगस्त 1947 को। इस समिति का कार्य डॉक्टर अंबेडकर द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप पर विचार करना था। इसमें सात सदस्य थे, जिनके नाम इस प्रकार है। देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये थे आपके अध्यक्ष। N गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, और पांचवे थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। क्या नाम है दोस्तों उनका? सैयद मोहम्मद सादुल्ला। दो नाम और हैं, वो अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, दो नाम और हैं। N माधव राव, इन्होंने BL मित्रा की जगह ली, जिन्हें स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दिया था। ठीक है। और सातवें और अंतिम है TT कृष्णमाचारी, इन्होंने 1948 में DP खेतान की मृत्यु के बाद जगह ली थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया? तो देखिए, उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया है जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि ऑप्शन सी, जिसे हम उद्देश्य प्रस्ताव भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना, उद्देश्यों के कथन यानी कि उद्देश्य का प्रस्ताव। इसकी डेट इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम के लिए, 13 दिसंबर 1946। ठीक है, सामने लाया गया था ये। देखिए, इसके बारे में और देखते हैं डिटेल के साथ। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था, जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी और वह फ्रेमवर्क सुझाया गया था, जिसके तहत संविधान का कार्य आगे बढ़ना था। इसे 22 जनवरी 1946 को पारित किया गया था। यह याद रखिएगा डेट, 22 जनवरी 1946 को पारित किया गया। भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय इसे कितने अध्यायों में विभाजित किया गया था? तो सही आंसर है दोस्तों 22 अध्यायों में। ठीक है ना, भारतीय संविधान के प्रारंभ में इसे 22 अध्यायों में विभाजित किया गया था। देखिए, भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय इसे 22 अध्यायों में विभाजित किया गया। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ठीक है ना, भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? तो राइट आंसर है 1946 में। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन 1946 में हुआ था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 1946 में की गई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। और याद रखिएगा, भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? देखिए, राष्ट्रीय ध्वज को अपना रहा है कौन? संविधान सभा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर है 22 जुलाई 1947 को। ठीक है दोस्तों, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से बनते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। राष्ट्र ध्वज में 3 रंग की क्षैतिज पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद, नीचे हरा रंग है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 3:2। सफेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का चक्र है, जिसमें 24 तीलियां हैं। संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? देखिए, फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इससे पहले ये ग्रुप डी में पूछा गया, इसके बाद NTPC में पूछा गया। तो राइट आंसर है 22 जुलाई 1947, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? तो राइट आंसर है 26 जनवरी 1950, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसको सारनाथ में स्थित अशोक की लाट से लिया गया है। इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया। ठीक है, मूल रूप से इसमें 4 शेर जो चारों दिशाओं की ओर मुंह किए बैठे हैं। इसके नीचे एक गोल आधार है, जिस पर एक हाथी, एक घोड़ा, एक सांड और एक सिंह है। देखिए, याद रखिएगा, 4 शेर हैं, चारों दिशाओं की ओर मुंह करके बैठे हैं। नीचे एक गोला है आधार पर, जिस पर एक हाथी, घोड़ा, एक सांड और एक सिंह है।
सिंह स्तंभ के आधार पर सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा गया है। सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से। सत्यमेव जयते शब्द को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि, देखिए क्यों है गणतांत्रिक, ये इसलिए है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी। क्या है इसका अर्थ, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए भारत का संविधान एक गणतांत्रिक है। क्यों गणतांत्रिक है? क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। भारत के राष्ट्र अध्यक्षों का चुनाव यहाँ होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है? तो देखिए गणतंत्र का मतलब है राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। गणतंत्र का मतलब क्या है? राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ दिया गया है, भारत एक गणतांत्रिक देश है। गणतंत्र एक ऐसा देश होता है जहाँ के शासन तंत्र में सैद्धांतिक रूप से देश के सर्वोच्च पद पर आम जनता में से कोई भी व्यक्ति पदासीन हो सकता है। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा को फ्रांस से लिया गया है, इस बात को याद रखिएगा। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा को फ्रांस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए अभिकथन ए और कारण बी दिया गया है। अभिकथन है भारत एक लोकतांत्रिक देश है और कारण है भारत का अपना एक संविधान है। आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो देखिए यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ठीक है ना, सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। ए और बी दोनों ही सही हैं, लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता। आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता। देखिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपना शासक स्वयं चुनती है, ठीक है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक राज्य के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि भारत का अपना एक संविधान है, ठीक है ना। इसलिए ए और आर दोनों ही सही हैं, जबकि आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता है। भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा को किस देश से ग्रहित यानी कि लिया गया है? क्या बात कर रहा है ये? संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा। तो सही आंसर है इंग्लैंड, यानी कि ऑप्शन बी। देखिए भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से संवैधानिक तत्वों को लिया गया है, जैसे कि संसदीय सरकार की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है। और प्रस्तावना को देखिए, जैसे कि संसदीय सरकार की अवधारणा इंग्लैंड से, ठीक है। प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से लिया गया है। भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। देखिए भाईचारा यानी कि बंधुता है ना, बंधुत्व कहते हैं ना, समानता और बंधुत्व यानी कि भाईचारा, ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी कि भाईचारे को फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है, जबकि प्रस्तावना का विचार, ध्यान से सुनिएगा, प्रस्तावना का विचार अमेरिका से, जबकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलियाई संविधान से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में स्वाधीनता और बंधुता को शुरू करने का विचार किस देश से प्रेरित था? तो अभी हमने इस क्वेश्चन को किया है, दोबारा फिर पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि फ्रांस। स्वाधीनता और बंधुता शुरू करने का विचार किस देश से लिया गया? फ्रांस। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं, यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए भारत के संविधान के निर्माण में विभिन्न देशों के संविधान से सहायता ली गई, जैसे कि फ्रांस से क्या क्या लिया गया है? गणतंत्र और प्रस्तावना में स्वतंत्रता। देखिए प्रस्तावना में स्वतंत्रता अलग चीज है, प्रस्तावना की भाषा अलग है और प्रस्तावना का विचार अलग अलग देशों से लिए गए हैं। हर चीज को तो ध्यान देखिएगा। फ्रांस से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के आदर्श वाक्य लिए गए हैं। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदात्मक शासन प्रणाली। ब्रिटेन यानी कि ये अभी हमने क्वेश्चन किया था जहाँ इंग्लैंड लिखा हुआ था, इंग्लैंड, ठीक है ना, ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड, यूके एक ही बात है। एकल नागरिकता विधि निर्माण प्रक्रिया, ये ब्रिटेन से है। और रूस से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? देखिए दोस्तों अभी हमने पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन में आपको दिख भी रहा होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि सोवियत संघ, जिसे हम रूस के नाम से जानते हैं। आप रूस के लीजिए या सोवियत संघ, बात एक ही है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? सोवियत संघ,
देखिए, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। इस संविधान के चतुर्थ भाग के बाद भाग चतुर्थ आ में जोड़ा गया, जिसमें मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। इसमें मूल कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए दोस्तों, जब भी आपातकाल की बात आए तो याद रखिएगा ऑप्शन सी यानी कि जर्मनी। ठीक है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान ये जर्मनी से लिया गया है। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किया गया, जिसका स्रोत जर्मनी का बीमर संविधान है। ठीक है, जर्मनी की बीमर संविधान से इसे लिया गया है, जिसके तहत 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है। जबकि मौलिक अधिकारों के प्रावधान का स्रोत, देखिए, मौलिक अधिकारों के प्रावधान का स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संघीय व्यवस्था का स्रोत कनाडा से एवं संसदीय शासन प्रणाली तथा विधि का शासन ये ब्रिटिश के संविधान से लिए गए हैं। तो यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन से मिल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन को बहुत अच्छे से सुनिए। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो राइट आंसर है दोस्तों जम्मू कश्मीर। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 35A में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया था। यह अनुच्छेद राज्य के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने के लिए जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार को शक्ति प्रदान करता है तथा उन स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार प्रदान करता है, जबकि यह अनुच्छेद अन्य राज्यों के निवासियों को कार्य करने या संपत्ति के अधिकार से वंचित रखता है। वर्तमान स्थिति के अनुसार जम्मू कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 35A और अनुच्छेद 370 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया है। कैसे? जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बांटकर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। अब ध्यान से देखिए क्या लिखा है, भारत में वर्तमान 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो याद रखिएगा 28 राज्य तो यहाँ सही लिखा है। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन कब का है ये 2018 का, लेकिन हम आ चुके हैं 2021 में अब तक। तो देखिए वर्तमान में 28 राज्य सही बात है, लेकिन 9 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ थोड़ा डाउट है बच्चों को। तो याद रखिएगा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। क्यों? क्योंकि दादर और नागर हवेली को दमन और दीव के साथ मिला दिया गया है। ठीक है ना, पहले दादर और नागर हवेली अलग था और दमन और दीव ये 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी, लेकिन अब इनको मिला दिया गया है। दादर, क्या नाम हो गया इसका नाम हो गया है दादर और नागर हवेली एवं दमन और द्वीप, और इसकी राजधानी बनाया गया है किसको? दमन को। किसे? दमन को। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तेलंगाना की रचना के बाद अब हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया 2014 में। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से और डेट के हिसाब से आप सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन बी यानी कि 29। पहले 28 राज्य थे, 2014 में तेलंगाना राज्य बना तो 29 हो गए। लेकिन ध्यान रखिएगा जब जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग किया गया, तो दोबारा से राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 28 हो गई। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा क्वेश्चन को हिसाब से देखिए 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसके हिसाब से इसका आंसर बी सही है 29। देखिए तेलंगाना भारत का 29वां राज्य था। ठीक है, हैदराबाद को 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया। आप ध्यान से सुनिए, देखो यहाँ भी कह रहा है ये वर्तमान स्थिति के अनुसार जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद भारत में दोबारा से 28 राज्य हो गए। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जब बने तो राज्य दोबारा से 28 हो गए। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं आपके? यहाँ पे फिर 9 लिखे हैं, लेकिन आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, दादर और नागर हवेली एवं दमन दीव को जोड़ दिया गया है, इसलिए दोबारा से 8 हो गए हैं। सन यानी कि वर्ष पूछ रहा है, किस वर्ष में उड़ीसा भारत संघ का एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ और अभी भी शामिल है? सही आंसर है 1950। ठीक है दोस्तों, 1950 को उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था।
देखिए, उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई। इसी उपलक्ष्य में 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलकर 1950 में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन 2018 का है ये, ठीक है ना, 2018 का है। और जब 370 धारा 370 और 371 के बारे में 2019 में पूरी की पूरी कहानी बदल दी गई है, इसलिए इन क्वेश्चनों को ध्यान से सुनिए। जहां भी जम्मू कश्मीर आपको लिखा दिखाई दे या फिर धारा 370 या 71 आती हो, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि नागालैंड। ठीक है दोस्तों, इस बार बात हो रही है नागालैंड की। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 371A में नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जबकि विशेष प्रावधान वाले राज्यों एवं उनसे संबंधित अनुच्छेद इस प्रकार हैं, इनको ध्यान से याद रखिएगा। महाराष्ट्र गुजरात अनुच्छेद 371, असम अनुच्छेद 371B, मणिपुर अनुच्छेद 371C और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अनुच्छेद 371D। और जम्मू कश्मीर से 370 धारा को हटाई दिया गया है, ये बात आपको पता ही होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे 1949 में भारत का हिस्सा बना था? तो राइट आंसर है त्रिपुरा राज्य, यानी कि ऑप्शन डी, त्रिपुरा 1949 में भारत का हिस्सा बना था। देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात त्रिपुरा वर्ष 1949 में भारत का हिस्सा बना। 1 जुलाई 1963 को इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। आगे चलकर 21 जनवरी 1972 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, इस बात को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि भाग 8। ठीक है दोस्तों, भाग 8 इसका सही आंसर होगा, जो कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित भाग है। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 241 तक केंद्र शासित प्रदेश और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, 21 जनवरी 1972 को किसका गठन किया गया था? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि मेघालय। याद रखिएगा, 21 जनवरी 1972 को मेघालय राज्य का गठन किया गया। देखिए, यहाँ पर और भी राज्य दिए हैं, इनकी भी हम बात कर लेते हैं। मेघालय 21 जनवरी 1972 को गठन हुआ। इसके बाद तेलंगाना की डेट याद रखिएगा, 2 जून 2014। उड़ीसा का गठन हुआ 26 जनवरी 1950 को और गोवा का गठन हुआ 30 मई 1987 को। तेलंगाना भारत के 29वें राज्य के रूप में उभरा था दोस्तों 2 जून 2014 को। लेकिन याद रखिएगा, वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है? 28। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में बनाया गया है? तो देखिए, ऑप्शन के हिसाब से हम सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन बी, ठीक है ना, तेलंगाना। ऑप्शन बी आपका तेलंगाना। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी में आया था ये क्वेश्चन। देखिए, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। यह भारत का 29वां राज्य बना। हैदराबाद को 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के रूप में अमरावती का विकसित किया जा रहा है। वर्तमान स्थिति के अनुसार जम्मू कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 35A और अनुच्छेद 370 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर को 2 भागों में, यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 9 नहीं है दोस्तों, 8 हैं। कैसे? दादर और नागर हवेली और दमन द्वीप को एक कर दिया गया है। ठीक है, आप किसी भी बुक में देखेंगे तो आपको केंद्र शासित प्रदेश मिलेंगे 8। कौन कौन से हैं वो? तो उनके मैं आपको नाम गिना देता हूँ। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली एवं दमन द्वीप तथा 8वां है लक्षद्वीप। एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई के रूप में तेलंगाना 2 जून 2014 को किस और भारत के संघ के सबसे छोटे राज्य के रूप में बनाया गया था? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 29वें। ठीक है ना दोस्तों, आप ऑप्शन के हिसाब से आंसर लगाएंगे तो 29वें राज्य ये बना था। सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? सही आंसर है 1975, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, 1975 में 35वें संविधान संशोधन द्वारा 1974 के द्वारा सिक्किम को एक शहर राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, जबकि 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया था। किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था?
तो राइट आंसर है दोस्तों 1967 यानी कि 1967 में गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था। देखिए 16 जून 1967 को श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री तत्काल में गोवा ओपिनियन पोल करवाया गया। यह संपूर्ण देश में करवाया गया। यह प्रथम ओपिनियन पोल था जो गोवा के महाराष्ट्र में विलय के विरोध में था। संविधान की निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा हमें समानता का अधिकार देता है? तो सही आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 14 से लेकर 18 यानी कि ऑप्शन बी। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक ये हमको समानता का अधिकार देता है। देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे, उन्हें देख लेते हैं एक बार। समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में है। यह अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। समानता के अधिकार से तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान का हो, सभी को समान अधिकार प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त समानता के अधिकार में अस्पृश्यता जैसी क्रूरतियों का भी अंत किया गया। भारतीय संसद अधिनियम 1955 द्वारा अगर कोई भी व्यक्ति अस्पृश्यता का समर्थन करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा एवं कठोर कारावास का प्रावधान भी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया प्रदान की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका अनुच्छेद 61। याद रखिएगा अनुच्छेद 61 का संबंध राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया से संबंधित है भारतीय संविधान में। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों का उल्लेख पर संसद के किसी भी सदन द्वारा, देखिए संसद के किसी भी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए जिस पर उसे सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों। जबकि अनुच्छेद 42 में प्रसूति सहायता तथा अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन से संबंधित हैं। ये आपको ऑप्शन में दिए गए थे अनुच्छेद 42, 48, इसलिए इसके बारे में भी यहाँ पर उसने बता दिया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में राज्य का शासन संभाल सकता है? यानी कि ये बात कर रहा है दोस्तों आपसे सीधे सीधे राष्ट्रपति शासन की, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि अनुच्छेद 356। तो देखिए जान लेते हैं इस अनुच्छेद को, इम्पोर्टेंट है, उसका भाग भी हमको सीखने को मिलेगा। देखिए आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत उल्लेखित है। मंत्री परिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल लागू कर सकता है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, इसके बाद है राष्ट्रपति शासन यानी कि 356 जिसका अनुच्छेद है, और फिर है वित्तीय आपात जिसका अनुच्छेद 360। ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के लिए, तीनों आप अच्छे से याद रखिएगा। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए किस समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है? तो राइट आंसर है एंग्लो इंडियन समुदाय को। एंग्लो इंडियन समुदाय को अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए विशेष प्रावधान मिलता है। देखिए अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए आंग्ला भारतीय समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है। इससे संविधान के प्रारंभ के पश्चात प्रथम 2 वर्ष के दौरान संघ की रेल सीमा शुल्क, डाक एवं तार संबंधी सेवाओं में पदों के लिए आंग्ला भारतीय समुदाय के सदस्यों की नियुक्ति उसी आधार पर की जाएगी जिस आधार पर 15 अगस्त 1947 से ठीक पहले की जाती थी। अगला क्वेश्चन है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो देखिए दोस्तों राइट आंसर इसका अनुच्छेद 21 यानी कि ऑप्शन ए कह रहा है ना, जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के बारे में किस अनुच्छेद के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 21 में। देखिए यहाँ पर व्याख्या दी गई है जिसमें सारे ही अनुच्छेद के बारे में अच्छे से बताया गया है। तो देखिए अनुच्छेद 21 क्या कहता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अगला है अनुच्छेद 19 यानी कि बोलने की स्वतंत्रता। फिर है अनुच्छेद 22, इसमें क्या बताया गया, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निवारक निरोध कानून है। अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 78 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? तो देखिए संविधान के अनुच्छेद में
78 में किसका वर्णन है? तो ये है दोस्तों प्रधानमंत्री को अवगत कराने के कर्तव्यों से संबंधित, ठीक है ना, अनुच्छेद 78 से संबंधित है। देखिए अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे तथा जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह उसे दे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 सूचीबद्ध किए गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है दोस्तों जब भी अनुच्छेद 36 से लेकर 51 की बात होती है। तो सही आंसर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इनकी बात है, यानी कि इनके बारे में उल्लेख है अनुच्छेद 36 से 51 तक। चलिए देखते हैं इसको हम अच्छे से डिटेल में। देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल किया गया है। आप जब भी अनुच्छेद पढ़ा कीजिए तो इनके भाग जरूर याद रखिएगा। भाग 4 में है और अनुच्छेद है 36 से 51, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यह बाध्यकारी नहीं है, यानी कि यह बाध्यकारी नहीं है, कोई भी इसे लेकर न्यायालय नहीं जा सकता। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। देखिए यहाँ पर और भी अनुच्छेद दिए गए हैं, इनको भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन करता है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है और अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा से है। 50 है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण और 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो देखिए उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है अनुच्छेद 66, ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 66 संबंधित है उपराष्ट्रपति के चुनाव से। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, जिसमें चुनाव के तरीके एवं योग्यता की चर्चा की गई है। वहीं अनुच्छेद 62 का संबंध राष्ट्रपति के पद में रिक्त, अनुच्छेद 64 का संबंध उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के संबंध से है तथा अनुच्छेद 68 का संबंध उपराष्ट्रपति की रिक्त पद से है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो ये है दोस्तों अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का उन्मूलन, इसका संबंध अनुच्छेद 17 से है, ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं अनुच्छेद 17 का संबंध अस्पृश्यता का उन्मूलन से है। देखिए क्या है ये, तो इसको हम जरा अच्छे से जानते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता नामक शब्द आया, जिसका अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्रदान करने में उपबंध। मौलिक अधिकारों पर निम्न प्रावधान नागरिक समानता को सुनिश्चित करते हैं। कैसे? देखिए पहला है विधि के समक्ष समानता, जिसका अनुच्छेद है 14। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, इसका अर्थ अनुच्छेद है अनुच्छेद 15 से संबंधित है। अगला है लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 से संबंधित है। अस्पृश्यता का अंत, इसका अनुच्छेद है 17 और उपाधियों का अंत, ये संबंधित है अनुच्छेद 18 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के यातायात एवं बाल श्रमतात्मक के रोकथाम से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 23, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं इस अनुच्छेद 23 को। देखिए अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार, बेगार और सभी प्रकार के बाल श्रम का निषेध करता है। यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो आपसे भाषाओं की बात कर रहा है और उसकी अनुसूची पूछ रहा है, तो राइट आंसर है 8वीं अनुसूची में, यानी कि ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची में भारत की भाषाओं का उल्लेख है। देखिए भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। इनमें से 14 भाषाओं को मूल संविधान में शामिल किया गया था, यानी कि प्रारंभ में। देखिए 1967 में सिंधी भाषा को इस अनुसूची में जोड़ा गया। इसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 1992 में जोड़ा गया। वर्ष 2003 में बोडो, डोगरी, मैथाली और संताली भाषा को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। याद रखिएगा अनुच्छेद कितना है, 343 के तहत संघ की राजभाषा के संबंधी प्रावधान किए गए हैं।
अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है? तो दोस्तों 10वीं अनुसूची है दल विरोधी सूची, ठीक है ना, दल विरोधी सूची, दल बदल विरोधी के बारे में है 10वीं अनुसूची के में उल्लेख किया गया है। तो देखते हैं हम इसको जरा ध्यान से देखिए। भारतीय संविधान में 52वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 1985 के दौरान 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें क्या बताया गया है, दल बदल विरोधी अधिनियम बताया गया है। इसके अंतर्गत सांसदों तथा विधायकों को एक दल से दूसरे दल में परिवर्तन की स्थिति में उनका संसद अथवा विधानमंडल में अयोग्यता के हेतु प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? तो सही आंसर है अनुच्छेद 19 फर्स्ट, 19 एक कह लीजिए या 19 फर्स्ट कह लीजिए। चलिए देखते हैं, इसे हम डिटेल में देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है, जो कि हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन का अधिकार, तीसरा है समागम या संघ बनाने का अधिकार, चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र निर्बाध संचालन का अधिकार, पांचवा है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार, फिर है कोई भी वृत्ति व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। अनुच्छेद 19 फर्स्ट यानी का के वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में भारतीय नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। मौलिक अधिकार के रूप में इन्हीं अधिकारों को अंतर्निहित है, यानी कि इन्हीं अधिकारों को यहाँ पे शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो सही आंसर है अनुच्छेद 164 बताता है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्य मंत्री परिषद का उपबंध किया गया और अनुच्छेद 64 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर अपने पद धारण करेंगे, ऐसा बताया गया है अनुच्छेद 164 में। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में से किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है? तो 21 फर्स्ट यानी कि 21 फर्स्ट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है। राज्य से 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करें निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का उपलब्ध कराएगा, ऐसा बताया गया है अनुच्छेद 21A में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो सही आंसर है शिक्षा का अधिकार, यानी कि ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है? तो सही आंसर है दोस्तों इसका नागालैंड, यानी कि ऑप्शन बी। देखिए बाकी सब करते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा। तो इसके 6ठी सूची के बारे में हम देख लेते हैं कौन से राज्य यहाँ पर हैं। देखिए 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों ने के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में प्रावधान है। नागालैंड का प्रशासन एवं नियंत्रण 6ठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ पर आपको फिलिंग द ब्लैंक करना है। भारत का संविधान लोकसभा के आकार को सीमित करता है, जिसके तहत निर्वाचित सदस्यों तथा सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि 550 और 2। तो ठीक है, 550 निर्वाचित सदस्य और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। ठीक है ना। चलिए इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में जानते हैं। भारतीय संविधान लोकसभा के आकार को सीमित यानी कि सीमांकन करता है, जिसके तहत 550 निर्वाचित सदस्य तथा 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय अनुच्छेद 331 से संबंधित हैं, जो कि ठीक है ना, का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तित्व संविधानता की प्रदान की गई है?
तो राइट आंसर है अनुच्छेद 21। ठीक है दोस्तों, इसे अभी हमने थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन को पढ़ा भी था अनुच्छेद 21 से संबंधित। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं, यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बाकी के अनुच्छेद को भी हम देखते हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तित्व स्वाधीनता प्रदान की गई है। संविधान के भाग 3 में सन्निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार के संबंध में है। और ये अधिकार है क्या? तो देखिए 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनमें है क्या? तो देखिए सारी लिस्ट यहाँ पर दी गई है, ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए जिससे आपका रिवीजन हो जाए। देखिए, समानता का अधिकार ये दिया गया है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच। स्वतंत्रता का अधिकार ये दिया गया है अनुच्छेद 19 से 22 के बीच। इसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद इसका अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका अनुच्छेद है 25 से 28। इसके बाद आती है बात संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार की, तो इसका अनुच्छेद है 29 से 30। फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों अनुच्छेद 32, जो कि बताता है, यानी कि इसमें उल्लेख है संवैधानिक उपचारों का अधिकार का। ठीक है ना, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख है अनुच्छेद 32 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो देखिए अभी हमने पढ़े हैं सारे अनुच्छेद, अच्छे से पढ़े हैं सारे अनुच्छेद, तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, यानी कि अल्पसंख्यकों की हितों की सुरक्षा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं इसको हम। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण का उपबंध किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 100। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 100। देखिए कास्टिंग का मतलब है निर्णायक, ठीक है ना, कास्टिंग का मतलब होता है निर्णायक। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद आपको दिए गए थे 101, 99, 97, 100, इनके बारे में सबके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए इनको देखते हैं। देखिए पहले है अनुच्छेद 99। अनुच्छेद 99 प्रावधान है कि संसद के प्रत्येक सदन का सदस्य अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेगा। अनुच्छेद 97 यानी कि 97 में, इस अनुच्छेद में सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन व भत्ते के बारे में बताया गया है। फिर इसके बात करते हैं अनुच्छेद 100 की। तो इस अनुच्छेद के तहत स्पीकर को कास्टिंग वोट यानी कि निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है बजट। ठीक है ना, अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है? बजट कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट कहा जाता है। सामान्यतः बजट राजस्व के आय और उसकी व्यय की सूची को कहते हैं। 7 अप्रैल 1860 को देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के वित्तीय मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था। स्वतंत्रता के बाद देश का पहला बजट पहले वित्त मंत्री R.K. षणमुखम सेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? सही आंसर है 21A यानी कि शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों अनुच्छेद 21A, ठीक है ना, इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। और याद रखिएगा यह संविधान के संशोधन 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख है? तो ये अनुसूची है प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य और संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है?
तो देखिए राइट आंसर इसका अपनी इच्छा अनुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार यानी कि स्वतंत्रता, ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ और भी सीखने को मिलेगा। देखिए, भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार प्राप्त है। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष अर्थात सरकार किसी धर्म को राजधर्म की मान्यता या संरक्षण प्रदान नहीं करेगी, वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किस से अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सही आंसर है रशियन क्रांति यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। समाजवाद शब्द ये रशियन क्रांति से प्रेरणा प्राप्त करता है। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द रशियन क्रांति से प्रेरित है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि 3 शब्द कब जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है यानी कि दिखाई देती है, ठीक है ना। तो आंसर है आपका इसका प्रस्तावना, ठीक है। संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान की प्रस्तावना में झलकती है यानी कि इस हिस्से में परिलक्षित है। देखिए, भारतीय संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान की प्रस्तावना में परिलक्षित है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना में पूरे संविधान का सार दिया गया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से फैक्ट याद रखिएगा, प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के देश से यानी कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग इसके निर्माताओं की भावनाओं और आदर्श को दर्शाता है? तो सही आंसर है दोस्तों प्रस्तावना, ठीक है ना, ऑप्शन ए। प्रस्तावना संविधान का वह भाग है जिसमें इसके निर्माताओं और उनकी भावनाओं एवं आदर्शों को दर्शाता है। निम्नलिखित में से भारत के बारे में सही कथन चयन कीजिए। तो देखिए, ईश्वर, धर्मनिरपेक्ष, एक निश्चय राज्य धर्म, न केवल देश में रहने वाले भारतीय को दिया गया है। यहाँ से आपको अगर सही ऑप्शन चुनना है तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है ना। ये भारत के बारे में सही कथन है। देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसका अर्थात इसका कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। संविधान में धर्मनिरपेक्ष का अर्थ सभी धर्मों को समान आदर और अवसर प्रदान करना है। भारतीय संविधान द्वारा धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। भारतीय संविधान का प्रस्तावना में सेक्युलर यानी कि पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया है। प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का ही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा इंगित नहीं करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, देश के सर्वोच्च पद पर जहां राष्ट्राध्यक्ष एवं वंशानुगत राजा होता है। ये कथन सही नहीं है, न इंगित नहीं करता है गणराज्य के बारे में। बाकी के ऑप्शन को भी पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। राज्य का मुखिया एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुना जाता है, ठीक है। राजनीतिक संप्रभुता लोगों में निहित है, ना कि एक ही व्यक्ति में, सही बात है। किसी भी विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति में भी सभी सरकारी कार्यालय बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के लिए खुले हैं। देखिए, गणराज्य जहाँ के शासन तंत्र में सैद्धांतिक रूप से देश के सर्वोच्च पद पर आम जनता से कोई भी व्यक्ति पदासीन हो सकता है, इस तरह के शासन को गणतंत्र कहा जाता है। विकल्प डी, गणराज्य शब्द का अर्थ इंगित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है। तो दोस्तों, ये सूचित करता है कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है, यानी कि ऑप्शन सी। क्या करता है ये प्रस्तावना में शब्द जो दिया गया है गणतंत्र, क्या सूचित करता है कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। देखिए, राजशाही और गणतंत्र। राजशाही व्यवस्था में राजा प्रमुख उत्तराधिकारी के माध्यम से पद पर आसीन होता है, जैसा कि ब्रिटेन में है। वही गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसे कि अमेरिका से आता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। उसका चुनाव 5 वर्षों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 2
निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख करता है? तो राइट आंसर इसका नागरिकता। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 2 किसके बारे में उल्लेख करता है? नागरिकता के बारे में। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के तहत नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया, जबकि मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच किया गया है तथा भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक संघ और इनके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने की संबंधित प्रावधान है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नागरिकता अधिनियम 1955 ये क्या है, तो इसके बारे में जरा हम अच्छे से जान लेते हैं। देखिए, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया। प्रासंगिक भारतीय कानून नागरिकता अधिनियम 1955 में, जिसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 और नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 को 7 जनवरी, ठीक है, देखिए इनकी डेट याद रखिएगा, 2004 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई और 3 दिसंबर 2004 को यह अस्तित्व में आया और नागरिक संशोधन अध्यादेश 2005 के द्वारा संशोधित किया गया। नागरिकता संशोधन अध्यादेश 2005 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यात किया गया था और 28 जून 2005 को अस्तित्व में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है? सही आंसर है संपत्ति अधिग्रहण। संपत्ति अधिग्रहण ये है, भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है। बाकी की याद रखिएगा, जन्म से, वंश से, देशीकरण से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें बताता है, जिनमें प्रमुख हैं जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, प्राकृतिक एवं क्षेत्र समाविष्ट करने के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, जबकि संपत्ति अधिग्रहण से नागरिकता ग्रहण का प्रावधान नहीं है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित था? देखिए, मौलिक अधिकारों की बात हुई है तो सही आंसर है अमेरिका। ठीक है, मौलिक अधिकारों को कहां से लिया गया दोस्तों? अमेरिका देश से। देखिए, इसकी डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा, बहुत बड़ी है और आपको बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा। देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकारों वे मूलभूत अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन यापन हेतु मौलिक एवं अनिवार्य होने के कारण संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 15 तक किया गया। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके उसे अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार घोषित किया गया। संविधान में वर्तमान में नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जो इस प्रकार हैं। देखिए, पहला है समानता का अधिकार, इसका अनुच्छेद याद रखिएगा 14 से 18। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद है 19 से 22। इसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद है 23 से 24। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 में दिया गया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह अनुच्छेद 32 में है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान, भारतीय संविधान का भाग 3 किस विषय से संबंधित है? राइट आंसर है मौलिक अधिकार। अभी हमने पढ़ा है मौलिक अधिकार, ये किस भाग में है? संविधान के भाग 3 में। देखिए, यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको ऑप्शन देता हूँ अच्छे से। भारतीय संविधान की मौलिक अधिकार की संकल्पना किस देश से ली गई? फिर से पढ़िए, भारतीय संविधान की मौलिक अधिकार की संकल्पना किस देश से प्रेरित है? ऑप्शन है आपके पास अमेरिका, आयरलैंड, फ्रांस, इटली। अच्छे से पढ़ चुके हैं हम इसे दोस्तों, तो आप आंसर लगा सकते हैं। सही आंसर है अमेरिका। ठीक है दोस्तों, अमेरिका। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संकल्पना किस देश से है? अमेरिका देश से। भारत में कारखाने में रोजगार प्राप्त करने की अनुमत आयु क्या है? तो सही आंसर है 14 वर्ष। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। भारत में कारखानों में रोजगार प्राप्त करने की अनुमत आयु है 14 वर्ष। देखिए, भारत में कारखाने में रोजगार प्राप्त करने की अनुमत आयु 14 वर्ष है। भारतीय संविधान के मूल अधिकार अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा, ये बताया गया है। ठीक है,
अनुच्छेद 24 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में सम्मिलित कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? तो अभी हमने पढ़ा था दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, ठीक है ना। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, मौलिक अधिकारों का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया था, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर सामान्य विधिक अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख है? तो सही आंसर है भाग 3 में, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 3 में गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार तथा निजी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत निजता या गोपनीयता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है। अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया। निजता का मतलब क्या होता है? निजता का मतलब होता है गोपनीयता। गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किसका एक अभिन्न हिस्सा है? तो दोस्तों, ये है आपका मौलिक अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। क्या? गोपनीयता का अधिकार ये मौलिक अधिकार का ही हिस्सा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A, या फिर इसको हिंदी में लिखेगा तो क्या कहेगा, 51 का में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो इसमें उल्लेख है दोस्तों मौलिक कर्तव्य का, ठीक है ना। अनुच्छेद 51 का या 51A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। देखिए, वर्ष 1974 में स्वर्ण सिंह समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की, जिसके तहत 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 4 का अनुच्छेद 51 का के तहत मूल कर्तव्य शीर्षक के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के बाद एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य को बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि भाग 3, ठीक है दोस्तों। भाग 3 यह है राज्य को बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। देखिए, भारतीय संविधान का भाग 3 के अनुच्छेद 15(3) के अनुसार राज्य को स्त्रियों, बालकों के लिए विशेष उपबंध की शक्ति देता है। अनुच्छेद 15(4) के अनुसार राज्य को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए विशेष उपबंध की शक्ति है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था? राइट आंसर है 2009 में, ठीक है। 2009 में भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। क्या है ये शिक्षा का अधिकार? तो देखिए, भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित हुआ। 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू कर दिया गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मूलभूत अधिकारों में से ज्यादातर हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं? राइट आंसर है 12 से 35, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। मूलभूत अधिकारों में से ज्यादातर हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में शामिल किए गए हैं। मूलभूत अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से है, ठीक है दोस्तों। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिकता का मूलभूत अधिकार नहीं था? राइट आंसर है निजता का अधिकार, यानी कि गोपनीयता का अधिकार। वो कह रहा है नहीं था, ठीक है ना। तो कौन सा नहीं था? निजता यानी कि गोपनीयता का अधिकार। देखिए, भारतीय नागरिक को निजता का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं था। वर्ष 2017 में 9 जजों वाली सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया है। क्वेश्चन में उसने क्या कहा? नहीं था, बाद में इसको बनाया गया है, ठीक है, 2017 में। अच्छा, पीठ ने कहा कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीने के अधिकार और व्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। निजता का मतलब क्या है? गोपनीयता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार में शामिल किया गया?
हम इसकी डिस्क्रिप्शन अभी अच्छे से पढ़कर आए हैं ऊपर, तो आप आंसर लगा सकते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि अप्रैल 2010 में। दोबारा से देख लेते हैं इसको हम। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया? अप्रैल 2010 में। दिसंबर 2002 में अनुच्छेद 21A भाग 3 के माध्यम से 86वां संविधान संशोधन विधेयक 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया तथा 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में इसे लागू किया गया था। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो राइट आंसर है देश की रक्षा का अधिकार। ठीक है, बाकी सब हैं दोस्तों। देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार, समानता का अधिकार, ये सभी मौलिक अधिकार में है, लेकिन कौन सा नहीं है मौलिक अधिकार में? तो यह है देश की रक्षा का अधिकार। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार देश की रक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह एक मौलिक कर्तव्य है। ठीक है ना, ये एक मौलिक कर्तव्य है कि देश की रक्षा का अधिकार ये मौलिक कर्तव्य है। कि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 में दिया गया है, जबकि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया है, और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में एक मौलिक अधिकार है। जी तो दोस्तों, जितने भी डिस्क्रिप्शन में अनुच्छेद आ रहे हैं आप इनको ध्यान से सुनिए, आपको यहाँ से बहुत सी चीजें याद होंगी। अगला क्वेश्चन है, 4 मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशों के लिए उपलब्ध होते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, जो कि अनुच्छेद 26 में है। ये भारत के नागरिक और विदेशियों के लिए उपलब्ध होते हैं। देखिए, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में भारत के नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। अन्य 3 मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को समाविष्ट किया गया है? राइट आंसर है अनुच्छेद 51A। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 51A में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया है। देखिए, मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। ठीक है ना, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। मौलिक कर्तव्यों को भारत में रूस से ग्रहण किया है। यह संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 51 फर्स्ट में रखे गए हैं। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। देखिए, बता रहा है यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार राज्य से 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करें निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसके बाद बात है अनुच्छेद 370 की। जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध है ये। इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी अनुच्छेद 238 के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में लागू नहीं होंगे, ऐसा बताया गया। ठीक है ना। इसके बाद देखिए और भी बातें हैं जिसे हम देखते हैं। देखिए, उक्त राज्य के लिए विधि बनाने की संसद की शक्ति संघ सूची और समवर्ती सूची के उन विषयों तक सीमित होगी जो राष्ट्रपति राज्य सरकार के परामर्श से घोषित है। इसके बाद बात आती है अनुच्छेद 19A की। तो देखिए, स्वतंत्र आदि विषयों कुछ अधिकारों का संरक्षण है। यहाँ पर क्या है वो देखिए। पहला है वाक्य स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का। दूसरा है शांतिपूर्वक निर्यायुद्ध सम्मेलन का। फिर है संगम या संघ बनाने का। इसके बाद है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचारण का। फिर है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार। और लास्ट है कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? सही आंसर है दोस्तों इसका 11। ठीक है, भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। चलिए इसको ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ से आपको काफी क्वेश्चन याद होंगे। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति, इस समिति का नाम याद रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 के अनुच्छेद 51 का में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, जो कि क्या है? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता या संरक्षक उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें।
अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को प्रतिस्थापित किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 11। अभी हमने देखा था कितने हैं, 11। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता कहा जाता है? तो देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनोखी विशेषता कहा है इन्होंने किसे? राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान के भाग को संविधान की अनोखी विशेषता कहा गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की अनोखी विशेषता कहा गया। इसका वर्णन भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। यह उपबंध आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। भाग 4 को संविधान की चेतना भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में समान नागरिक संहिता के प्रावधान का उल्लेख किया गया है? देखिए राइट आंसर है भाग 4 यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का वर्णन किया गया है। समान नागरिक संहिता अथवा समान आचार संहिता का अर्थ है एक धर्मनिरपेक्ष कानून होता है। दूसरे शब्दों में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग सिविल कानून ना होना ही समान नागरिक संहिता की मूल भावना है। हालांकि इस तरह का कानून अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका। गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यह लागू है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में कार्यपालिका से न्यायपालिका से अलग किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है। देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? राइट आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसके बारे में फिर से देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बन रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नामक उस उक्ति से यह स्पष्ट होता है कि नीतियों एवं कानून को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। ये संवैधानिक निर्देश या विधायिकी, कार्यपालिका एवं प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिश हैं। इनके हनन पर इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की नीतियों के निर्देशित सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सच नहीं है? कह रहा है सच नहीं है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये अपने आप अपरिवर्तित होते हैं और इन्हें कार्यान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती है। ये सच नहीं है। ठीक है ना, और ऊपर आपसे कह रहा था कि कथनों में से कौन सा सच नहीं है, तो ये सच नहीं है। चलिए इसके बारे में और भी जानकारी देखते हैं हम। देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया। अनुच्छेद 37 के अनुसार ये तत्व किसी न्यायालय में लागू नहीं करवाए जा सकते। यह तत्व वैधानिक न होकर राजनीतिक स्वरूप रखते हैं। ये मात्र राज्य के लिए ऐसे सामान्य निर्देश हैं जिसके अनुसार राज्य कुछ ऐसे कार्य करे जो राज्य की जनता के लिए लाभदायक हों। इन नीतियों का पालन कार्यपालिका की नीति तथा विधायिकी की विधियों से हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, समान सिविल संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन डी यानी कि 44। ठीक है, अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता का वर्णन किया गया है। तो इसको जरा हम एक बार डिटेल में भी देख लेते हैं। देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता वर्णन है। अनुच्छेद 41A में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मनोवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता पाने का अधिकार है। और अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मंजूरी का वर्णन है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं इस वीडियो की नेक्स्ट पार्ट के साथ।